Assalamu alaikum dear listeners. This is me Arshi Khan and you are watching Arshi Khan Novels YouTube channel. कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पोस्ट की थी कि अनकरीब मेरे सौदागर मेरे दिलदार भाई अमर रज़ा का सीज़न 3 आने वाला है, तो आज वो दिन आ गया। तो चलिए रीड करते हैं आज का सीज़न 3। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अब उठ ही गई हो तो तैयार भी हो जाओ, नीचे जाना है। और एक बात, ये टसे मत बहाओ जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। ये तो मेरा हक था जो मैंने ले लिया, क्योंकि यारम सरदार कभी अपने हक तलफी नहीं होने देता। इसने सुना था कि मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो आजमाइश बन जाती है। आज इसकी बेहद बेपनाह मोहब्बत इसके लिए आजमाइश बन ही गई थी। वो ड्रेसिंग रूम में जाते इसे चिढ़ाते हुए लहजे में कह कर गया कि वो सिसक सिसक कर रो दी। आफाफ जो सरदार के सीने पर सर रखे पुरसकून अंदाज में लेटी थी, एकदम कुछ याद आने पर चूक कर सरदार को प्यार से पुकार बैठी। जी जाना, बोलो, कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज़ सुनने को। अब तो लगता था तुम्हारी प्यार भरी पुकार के बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। सरदार, आफाफ ने फौरन इसके लबों पर हाथ रखते इसे सरजनिश की। तुम क्यों ऐसी दुख देने वाली बातें करते हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? तुम मेरे साथ हो, हम एक साथ हैं, और यारम हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। हम दोनों के जहाँ इससे किसी एक के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। आफाफ ने खुशी से कहा तो वो इसको देख के मुस्कुरा दिया। तुम खुश होती हो तो मेरे इर्द गिर्द रोशनी और खुशी के जुगनू चमकने लगते हैं, जानती हो? वो इसको बालों में हाथ फंसाते हुए बोला। अच्छा जनाब, इस हद तक चाहते हैं हमें? वो इसके सीने पर शरीर आंखों से इसे देखते थोड़ी टिकाते हुए बोली। इससे कहीं ज़्यादा, जो आज रात तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। इसे झटके से पलट कर अपने नीचे करते हुए इस पर किसी घने बादल की तरह हायल हुआ था कि आफाफ का नाजुक दिल फड़फड़ा कर रह गया। दार, इसके मुंह से सरगोशी की माने जिसका नाम निकला। आज तुम खामोश रहो, आज मेरी कुर्बत सर चढ़ कर बोलेगी, बस तुम इसे महसूस करना। वो इसके हर एक अंग पर फूल खिलाते बोला। आफाफ का चेहरा इसकी कुर्बत में पल पर रंग बदल रहा था, जैसे अभी इसके चेहरे से लहू छलक जाएगा। सरदार ने पूरी रात अपनी सुलगती कुर्बत से आफाफ को यह एहसास दिलाया था कि वो इसके बगैर कितना तड़पा है, और इससे दूर जाने के बाद क्या कुछ सहना पड़ा है वो एक रात में इसे अच्छी तरह समझा चुका था। सुबह 7 बजे के करीब सरदार ने इसकी जान बख्शी की थी, और अब वो इसको मजबूत बाहों में सुकड़ी सिमटी अपनी नाजुक जान हलकान करके सो रही थी। सरदार इसके एक एक नक्श को अच्छी तरह असबर कर रहा था कि कहीं इसे वो फिर से ना खो दे, क्योंकि यही वो अकलौती औरत थी इस पूरी दुनिया में जो सरदार शाह को टक्कर दे सकती थी, इसकी बसात उलट सकती थी। इसके बगैर जीने का तो सरदार सोच भी नहीं सकता था। कुजा के सांस लेना सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर वो इस सच्चाई का क्या करता जो वो आफाफ से छुपाए बैठा था? अगर वो इसकी सच्चाई के बारे में जान जाती तो क्या फिर भी सरदार इससे इसी तरह मोहब्बत करती? कभी नहीं। इसके दिल ने फौरन जवाब दिया था, तुम मेरे लिए वो ऑक्सीजन हो जिसके बगैर मैं इस दुनिया में सांस भी नहीं ले सकता। आफाफ, तुमसे दूर जाकर तो शायद पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए कभी तुम्हें इस सच्चाई की भिनक भी नहीं लगने दूंगा। कभी नहीं चाहे इसके लिए मुझे तुमसे 100 क्या हज़ारों झूठ ही क्यों ना बोलने पड़े। वो इसको देख के जुनूनियत से बोला और इसे अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेता सो चुका था। दूसरी तरफ अगर यारम की बात की जाए तो वो ना तो स्कूल में मायरा को अपने अलावा किसी को दोस्त बनाने देता था, और ना ही इसने मायरा को इजाज़त दी थी वो इसके अलावा किसी और से स्कूल में मिला करे। लेकिन खुद यारम अपनी क्लास की ही एक लड़की मीरा को पसंद करता था। एक तरफ वो चाहता था कि मायरा सिर्फ इसकी हद तक महदूद रहे, और दूसरी तरफ वो मायरा को वक्त देने की बजाय ज़्यादातर मीरा के साथ पाया जाता था। यारम मायरा से 2 क्लासेस आगे था। यही बात माहिरा के अफसोस का बाइस बनती थी। वो चाहती थी कि वो भी यारम से खेला करे। अगर वो चाहता है कि वो इसके अलावा किसी को दोस्त ना बनाए, मगर यारम या तो अपनी स्टडी में मसरूफ़ होता या फिर मीरा में, जो माहिरा को एक आंख नहीं भाती थी। माहिरा जब भी यारम की क्लास में जाती तो इसको मीरा के साथ देखकर इसका नन्हा सा दिल टूट कर रह जाता। वो हमेशा यारम से नाराज़ हो जाया करती थी, मगर यारम भी अपने नाम का एक था। वो हमेशा घर जाने से पहले इसे मना लिया करता था। आखिर वो अपनी मायरा को अपनी नाराज़ कैसे देख सकता था? न जाने ये कच्ची उम्र की मोहब्बत कब पक्की उम्र में तब्दील हो गई, मायरा को खूब खबर ही नहीं हुई थी। यारम मायरा के दिल की कैफियत से अनजान था। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी का दौर आ पहुंचा था। नहीं बदली थी तो मायरा और यारम की दोस्ती, मगर दुख की बात तो ये थी कि मीरा भी इनके साथ साथ ही रहती थी। स्कूल हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इसने भी यारम का साथ नहीं छोड़ा था, और ये बात कई बार मायरा को इसे जलन में मुब्तला कर देती थी। अक्सर जहाँ यारम को जलाने के लिए मायरा को अपने साथ ले जाया करता था, जिस पर वो
कुड़ कर रह जाता था और पूरा दिन इसका जले पैर की बिल्ली की तरह गुजरता था, जो मायरा के इंतजार में यहाँ वहाँ फिरा करता था। अक्सर ऐसा तभी हुआ करता था जब यारम मायरा को इग्नोर करता था और गुस्से में आकर वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए जहान के साथ चली जाया करती थी, और जाते भी क्यों ना वो इससे कभी मीरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाया था। तो फिर वो इसकी बात का मान क्यों रखती? आज भी ऐसा ही हुआ था। रात को यारम ने मायरा को बाहर ले जाने का वादा किया था, मगर वो मीरा के साथ मसरूफ रहकर भूल ही गया था कि इसने मायरा से वादा किया हुआ था। मीरा भी अपने नाम की एक थी। जब भी जहाँ मायरा के पास जाने की बात करता था, वो इसे किसी और बात में मसरूफ कर दिया करती थी। वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, क्योंकि इसे एक अमीर कबीर दौलतमंद शख्स सरदार शाह का बेटा यारम सरदार शाह चाहता था। वो अपने आप पर नाज करती भी क्यों ना, मगर मायरा इसे हमेशा अपने गले की हड्डी महसूस होती थी, जो कि यारम और इसके दरमियान में थी। मगर यारम इस बात को समझता ही नहीं था। पूरी रात इंतजार करते करते मायरा थक गई, मगर यारम था कि आया ही नहीं और ना ही इसे आना था। वो जानती थी कि मीरा ने इसे फिर खुद में मसरूफ कर लिया होगा, और एक बार फिर यारम जाने अनजाने में मायरा का दिल बुरी तरह तोड़ने का बाइस बना था। ये बात मायरा के रोने में शिद्दत ला रही थी। इसने रात के 2:30 बजे ही जहाँ को टेक्स्ट कर दिया था कि वो सुबह इसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाए। वो सुबह किसी तौर भी यारम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसने इसका दिल इतनी बुरी तरह दुखाया था। वो भी चाहती थी कि यारम भी इस दर्द को महसूस करे जो पूरी रात इसने जाकर यारम के इंतजार में महसूस किया था। सुबह जहाँ 6 बजे ही इनके घर मौजूद था। यल्दरम इसे अपने घर में इतनी सुबह देखकर चूक गया। जहाँ खैरियत तुम इस वक्त यहाँ? जी अंकल, बस रात को मायरा ने टेक्स्ट किया था कि सुबह इसे आकर ले जाऊं, तो इसे ही लेने आया हूँ। लगता है मूड स्विंग्स बदल रहे हैं। जहाँ ने यल्दरम को आंख विंक करते हुए कहा, तो यल्दरम भी समझ गया था कि ज़रूर यारम से मायरा नाराज़ हुई होगी, तभी वो जहाँ के साथ जा रही थी। यारम भी ना पता नहीं मेरी बेटी को कितना अपने पीछे घुमाएगा। यल्दरम कुड़ के रह गया। मायरा भी नीचे से बातों की आती आवाज़ पर फौरन नीचे आई थी। बड़ी आपागे वो जहाँ को हाई फाइव देते हुए बोली। वो जहाँ के साथ फ्रैंक होती भी क्यों ना, क्योंकि वो इसकी सीक्रेट फ्रेंड था। चले, इसने मायरा को देखकर इजाज़त चाहिए, जिस पर इसने सर हाँ में हिलाते इसके साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे और यल्दरम को खुदा हाफिज कहते दोनों बाहर चले गए थे। अब बताओ किस बात पर नाराज़ हुई हो मेरी गुड़िया यारम से? इसकी बात पर मायरा ने नज़रें चुराई थी। क्यों? कोई एक वजह होती तो बताओ, वो दिल मुसवस कर बोली। फिर भी बताओ तो सही, ताकि मैं इसका अच्छी तरह इलाज कर सकूँ। जहाँ ने शरीर लेजी में कहा तो वो इसकी बात पर हंसती। रात को जिसने मुझे बाहर ले जाने का वादा किया था वो तो आया नहीं, और मैं पागल बाउली इसके इंतजार में इसकी राह तकती रही, मगर बेसुध। वो ये कहती खामोश हो चुकी थी। मगर जहाँ को यारम पर शदीद गुस्सा आया था कि अगर वो मीरा से प्यार करता है तो मायरा को अपने इर्द गिर्द क्यों देखना चाहता है? वो इसे क्यों सिर्फ अपनी हद तक महदूद कर देना चाहता है? ये बात जहाँ को तैश दिलाने का बाइस बन रही थी। ये इसने अच्छा नहीं किया, और इसका अंदाज़ा इसे आज अच्छी तरह होगा, जब पूरा दिन तुम्हें मैं अपने साथ घुमाऊंगा और देखना लाड साहब जल भुन के जाएंगे। जहाँ ने नज़रें तिरछी करते हुए कहा, क्या करने वाले हैं आप? और मेरी समझ में नहीं आती कि यारम आपसे इतना जलता क्यों है? मायरा ने दिलचस्पी से कहा। आखिर वो भी यारम को मज़ा चखाना चाहती थी। ये बात शायद कोई नहीं समझ सकता। इसका काफ़ी अरसा अपनी माँ के बगैर गुजरा है, और फिर जब इसने बचपन में मुझे अपनी माँ के इर्द गिर्द देखा तो इसका जेलस होना फितरी था। और वो बचपन की जलन कब जवानी में आ पहुंची पता ही नहीं चला। वो हमेशा से डरता आया है कि शायद मैं इसकी जगह ले लूँगा अफाफ मॉम की गोद में, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त अफाफ मॉम के साथ ही गुजारता है कि कहीं मैं इसकी जगह न ले लूँ। और तुम्हारे साथ भी यही मामला है। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इसे छीन कर ले जाऊँ, लेकिन इस सर फिरे को कौन समझाए कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ। जहाँ मायरा को एक आंख विंक का दांत तो तले जबान दबाकर बोला, तो वो मायरा खिलखिलाकर हंस दी। मैं नहीं जानती थी कि यारा में इतना बचपन है, और वैसे भी भला मेरी इसको क्या ज़रूरत है? अफाफ आनी तो इसकी मॉम है, इसलिए वो इनसे इतना प्यार करता है, मगर मुझे से तो वो मोहब्बत नहीं करता ना। मोहब्बत वो मीरा से करता है, फिर भला वो मेरे लिए इतना पॉजिटिव क्यों होने लगा? शुरू में मोहब्बत से कहते, आखिर में इसके लहजे में हसरत सिमट आई थी, जिससे जैसे अपने महबूब शख्सियत से चाहे जाने की तमन्ना हो। तुम नहीं समझोगी पगली, ना वो समझता है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है तुम्हारी तरह, मगर वक्त के साथ इसे बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। जहाँ जुमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देख शरीर लहजे में बोला, तो मायरा के दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मायरा ने बालों को कानों के पीछे अड़ेसते हुए कहा, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जहाँ सामने देख ड्राइवर करते सर धुनते बोला, तो मायरा के कानों से शर्म के मारे धुआं निकला था। हम जा कहाँ रहे हैं? इसने अपना चेहरा थपथपाते अपने चेहरे को नॉर्मल करती पूछ बैठी।
اس کی بات بدلنے پر وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ فی الحال تو تمہیں تمہاری بھابھی سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ گاڑی کو یونیورسٹی کے باہر روکتی اس نے مائرہ کو آگاہ کیا تھا، کیا آپ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں؟ وہ تو چیخ ہی پڑی تھی خوشی سے۔ میں بھی کیا مطلب؟ تم مان رہی ہو کہ تم بھی کسی کو پیار کرتی ہو؟ جہاں نے فوراً اس کی بات پکڑی تھی جس پر وہ چھینپ گئی تھی۔ بتائے نا کون ہے وہ؟ یمنا نام ہے اس کا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اور ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اس نے تیزی سے جہاں کے ساتھ چلتے چلتے پوچھا۔ یہاں ہی اور کہاں، میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور اس کا تیسرا، کب پیار ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ہے کہاں وہ؟ دکھائے نا مجھے۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ خود ہی مل لو۔ وہ رہی۔ جہاں سامنے کی طرف اشارہ کرتے بولا تو مائرہ نے سامنے دیکھا جہاں ایک بہت پیاری سی لڑکی کھڑی اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ مائرہ کو وہ بہت پیاری لگی۔ کیسی لگی؟ جہاں نے اس کے کان میں پوچھا۔ بہت اچھی، اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ ایسے جہاں نے یمنا کے پاس جا کر گلا کھنکارا تو وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ساری دوستیں غائب ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ حیرت سے اور خوشی سے بولی۔ ہاں، اپنی بہن کو تم سے ملوانے لایا تھا، فارغ ہو تو چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے جہاں کے پیچھے دیکھا تو مائرہ کو کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کے وہ خوش دلی سے اس کے گلے لگی تھی۔ تم مائرہ ہو نا؟ جہاں نے بہت بار تمہارے بارے میں بتایا، مگر تم تو دکھنے میں اور بھی خوبصورت ہو، وہ ستائشی انداز میں کہتی اس کے سرخ و سفید گال دلچسپی سے چھو کر بولی۔ تو مائرہ کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ بہت خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کا تم مقدر بنو گی۔ اس نے ایک اور تعریف کی تھی مائرہ کی، کیونکہ وہ تھی ہی تعریف کے قابل۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں، اپنے نام کی طرح۔ اس کے پیارے لہجے میں کہنے پر یمنا ہنس دی۔ ہاں وہ تو میں ہوں، آخر چوائس کس کی ہوں؟ اس نے جہاں کی طرف دیکھتے کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پھر وہ تینوں لانگ ڈرائیو پر نکل کر گئے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ اچھا سا کھانا کھانے کے بعد اچھی سی فلم دیکھنے میں انہیں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ پھر جہاں ان دونوں کو شاپنگ پر لے گیا تھا، جہاں سے لڑکیوں کو جلدی نکلنا خاصا ناممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں نے ہی جہاں کی صحیح پتلی حالت کی تھی۔ پھر یمنا کو گھر چھوڑنے کے بعد اب جہاں 12 بجے مائرہ کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ مائرہ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہاتھوں کی انگلیوں کو تیزی سے چٹکا رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے مائرہ؟ جہاں نے جانتے بوجھتے سوال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یارم کو اگنور کر کے اسے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو جانتے ہیں نا جہاں، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، نہ ہی یارم کی کال اگنور کی، نہ اسے بغیر بتائے کہیں گئی، اور آئی تو اس کی اتنی کالز آنے کے باوجود بھی نہ میں نے اٹینڈ کی، اور آپ کے کہنے پر فون بھی سوئچ آف کر دیا۔ اب تو وہ مجھے پکا کچا چبا جائے گا۔ وہ ناخنوں کو دانتوں تلے کتر کر رہ گئی۔ مائرہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اول تو میں تمہارے ساتھ تھا، دوسری بات کہ تم اس کو جتنا اپنے سر پر سوار کرو گی وہ اتنا سوار ہوگا، جتنا تم اسے اپنے پر بغیر کسی رشتے کی حکمرانی کرنے دو گی وہ اور تم پر اپنی رعایا سمجھ کر حکم چلائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خود کو سپیس دو، دور رہو اس سے، تاکہ اس سے تمہاری قدر ہو۔ اسے احساس دلاؤ کہ تم اس کے لیے کتنی ضروری ہو۔ اگر وہ اسی طرح تم پر پابندیاں لگاتا رہا تو تم گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دو گی۔ کیا آئی تم خوش نہیں کھلی ہوا میں اپنا دن گزار کر؟ جہاں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کا ایک ایک کہا لفظ سچ تھا۔ یارم اس کی زندگی کو بغیر کسی مضبوط رشتے کے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر وہ اس بات کی اجازت اسے کیسے دے سکتی تھی؟ ہاں واقعی مجھے آج بہت مزہ آیا، ورنہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کھلی ہوا کیسی ہوتی ہے۔ یارم کو ہی اپنا دنیا سمجھی، شاید میں اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھی ہوں، یہ جانے بغیر کہ ابھی تو وہ میرا محرم ہے ہی نہیں۔ مائرہ نے رنج کے عالم میں تسلیم کیا تھا۔ گاڑی پورچ کے اندر پہنچی، دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جہاں یارم جلے پیر کی بلی کی مانند مائرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یارم کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ کہاں تھی تم؟ صبح سے نہ میری کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی، اور تو اور پھر فون بھی بند کر دیا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی؟ وہ گرکھتے ہوئے بولا تھا مائرہ کو۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تمانچہ مار گئی تھی کہ وہ جل کر خاکستر ہوا تھا۔ جہاں کا ایک دم کہکا نکلا تھا، مگر اس کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا تھا۔ مائرہ کیا ہو گیا؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے کہ صرف میں ہی تمہارا دوست ہوں، تم کسی اور کو دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہے۔ پھر تم اس کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ جہاں کو دیکھتے دانت پیس کر خونخوار نظروں سے بولا، جیسے جہاں اس کے دانتوں کے بیچ ہو، جس پر جہاں نے سر تسلیم کرتے بڑے شرف کی طرح اپنی تعریف قبول کی تھی۔ لیکن تم کس رشتے سے مجھے منع کر سکتی ہو یارم؟ کیونکہ نہ تو تم میرے باپ اور نہ بھائی، میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ یہاں کی طرف اشارہ کرتے بولی تو وہ اس کی خود سری پر تاؤ کھا کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ پہ پہنچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب جانتی ہو اپنی بات کا؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا۔ وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی تمہیں تو میرا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے غلطی سے تمہیں یہاں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں تم اس سے چھپ کر تو نہیں آئے؟ وہ بھی تیزی سے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو بھلا؟ میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں گا؟ ہر جگہ اپنی مرضی سے آیا ہوں میں یہاں، اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم اس کے ساتھ
बाहर घूम रही हो, वो भी एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला, तो क्या तुम कल रात मीरा के साथ नहीं थे? क्या तुमने फ़ोन उठाया था? क्या मेरे मैसेजेस का जवाब दिया था? क्या मेरी रात 2:30 बजे तक इंतज़ार की घड़ियां गुजारी? वो भी इसकी आंखों में देख पूछ बैठी। इस बात पर यारम खामोश हुआ था, क्योंकि इस बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी अब बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे तुम किसी के भी साथ वक्त गुजार सकते हो, मैं भी गुजार सकती हूँ। जैसे आज जहाँ मुझे मूवी के लिए ले गए, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग, एंड आई मिस्ड से वो बहुत रोमांटिक हैं। हर किसी को इनके जैसा होना चाहिए। एंड आई मस्ट से वो बहुत रोमांटिक हैं, हर किसी को इनके जैसा होना चाहिए। वो भी इसके दिल पर वार करती बोली कि बुलबुला उठा था। माहिरा, वो इसे झंझोड़ कर बोला तो वो झटके से इससे दूर हुई। प्लीज़ तुम जाओ, मीरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है। सोगो जहाँ यारम को सियाफ कर दीजिएगा। वो अपने दिल पर पैर रख कर कुचलते खुद को और इसको दोनों को भट्टी में झोंकती अंदर जा चुकी थी और फौरन कमरे में बंद हुई थी। ये सब आज वो कैसे कर रही थी? क्या वो मायरा थी? इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। शॉपिंग बैग कबर्ड में रखती वो नहाने घुसी थी, क्योंकि अपने आप को शांत करने का इसको कोई और हल नजर नहीं आया था। पीछे यारम और जहाँ तनहा रह गए थे। मेरे ख्याल में दोस्त, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें सादा लफ्ज़ों में गेट आउट कह कर गई है। शट अप! यारम जोर से धाड़ा। सब कुछ इसी ही की वजह से हो रहा था। कभी मेरे पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय खुद की गलतियों पर गौर करना कि तुमने कब कब इस मासूम लड़की का दिल दुखाया है। कल अगर तुम्हें आना ही नहीं था तो इसे उम्मीद क्यों दिलाई? पूरी रात इसने तुम्हारे इंतजार में काटी और इससे क्या सिला मजा? कुछ भी नहीं। तुम भी इससे बास परस का कोई हक नहीं रखते। जहाँ इससे हकीकत का आईना दिखाता वहां से जा चुका था, जबकि यारम अब समझा कि मायरा इससे किस बात पर खफा है। लेकिन ये तो तय था कि इस यारम के साथ मायरा की मौजूदगी और इसकी खुदसरी पसंद नहीं आई थी। यहाँ पे बस जहान होना था। जब वो नहा रही थी, अचानक लाइट बंद हुई थी। वो जल्दी से शावर बंद करती, हाथ टटोल कर बाथरूम बांधते अंदाज से बाहर निकली थी। जनरेटर अब तक किसी ने ऑन ही नहीं किया था। इसे सोच कर कोफत हुई कि बाथरूम इसके घुटनों तक आ रहा था, जबकि गीली टप टप करती लेटे इसके चेहरे से चिपकी थी। जैसे इसने कैंडल जला कर रखी, इससे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो झटके से पलटी थी। गौरम को अपने पीछे देख इसकी चीख निकली थी, जिसे यारम ने इसके मुंह पर हथेली जमाती इसे दीवार से लगाते बंद किया था। इसके दीवार से टकराने से बाथरूम खिसक कर इसके कंधे से ढलका था। आखिर तुम मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? इसके एक एक लफ्ज में शिद्दत पना थी, जिससे वो मायरा पर लुटा रहा था। यारम, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हो, वो भी इस हालत में? निकलो यहाँ से। वो अपनी हालत यूं यारम के सामने देख मरने के करीब थी। क्यों क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ यारम सरदार शाह का हक है, फिर क्यों दूर रहूं तुमसे? वो इसके चेहरे को करीब करते इस पर अपनी सुलगती गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला तो वो किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई। यारम खुद नहीं जानता था कि वो मायरा को इस हालत में देख क्यों खुद को इसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसे तो कभी मीरा को देखकर भी नहीं। जज्बात भड़के थे, जैसे मायरा को देखकर वो बेकाबू हो रहा था। होश में आओ यारम, तुम मेरी शौहर नहीं जो हर चीज़ का हक रखते हो। मुझ पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है और मैं इसकी अमानत। वो चीख चीख कर बोलती किसी और का जिक्र कर रही थी, इसे पागल कर गई थी। कौन है वो? बोलो। वो गुस्से से इसका मुंह दबोचते बोला, मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ मेरे महरम को होगा, जो तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। माहिरा कितनी सख्त बातें से जलाकर राख कर गई थी। आखिर वो कैसे इसके अलावा किसी और को अहमियत दे सकती थी? इस बात ने इसकी अकल माफ करके रख दी थी। अच्छा, ऐसी बात है तो अगर मैं तुम पर अपनी कुर्बत का लम्स छोड़ दूं तो क्या तुम्हें अपनाएगा तुम्हारा होने वाला शौहर? वो इस तंजी अंदाज में देखते बोला और इसका सुर्ख अपील करते लबों को देखते बगैर सोचे समझे बेकाबू होते झुका था, इस बात को सोचे बगैर कि वो इसका शौहर नहीं। यारम यारम नहीं। बेबसी के एहसास के तले वो आंसू बहाती रह गई। यारम के लब हल्के से मायरा के लरसते लबों को टच ही हुए थे कि अचानक लाइट आ गई और यारम फौरन से पहले होश में आते हुए झटके से इससे दूर हुआ और सर पकड़ कर बैठ गया। ये कैसा कमज़ोर लम्हा था? ये वो क्या करने चला था मायरा के साथ? वो तो मेरे से प्यार करता था, फिर मायरा की तरफ इसका झुकाव कैसे हो गया? वो कैसे ना अपने जज्बात कंट्रोल कर पाया? इतनी कुर्बत का नशा तो मीरा के पास सर चढ़ कर नहीं बोलता था, जितना मायरा की बेगांगी से इसे हो गया था। और दूसरी तरफ मायरा अभी भी डर के मारे दीवार के साथ खड़ी कपकपा रही थी। इसे यारम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि यारम इसे कुछ कहता, वो कपड़े पकड़ते आनन फानन वॉशरूम में बंद हो गई थी और बिलक बिलक कर रो दी थी। मायरा, मेरी बात सुनो। मायरा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मुझे पता नहीं क्या हो गया था। जहाँ से तुम्हारी इतनी नज़दीकी पर मैं पागल हो गया था और ये सब कर बैठा। आई स्वेयर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मायरा। वो वॉशरूम का दरवाज़ा हल्के से खटखटाता ही सबने अम्बल की सफाई देने लगा, जिस पर मायरा को और रंज हुआ। कितना बदल गया था वो। अपने ऊपर ज़बत के पहरे बिठाते वो बमुश्किल अपने कपकपाते हाथों से कपड़े पहनती लरसते कदमों से बाहर आई थी।
जिस पर यारम फौरन इसके करीब आया था। आई एम सॉरी, वो बहुत मुश्किल से अटकते हुए इससे सॉरी करते बोला। माफ़ी मांगना तो जैसे बाप और बेटे दोनों के लिए पहाड़ सर कर लेने के मुतरादिफ था। इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बेड पर जाकर बैठ गई थी। जिस्म से तो जान तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। इसके यूं नज़रअंदाज करने पर यारम को जी भर कर ताव आया था, मगर वो फिर से मायरा को खुद से नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ना मायरा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो इसके सामने इसके कदमों में बैठते इसे कायल करने वाले अंदाज में बोला। क्या गारंटी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या अगर मैं फिर जहाँ या किसी और के साथ बाहर जाऊंगी तो आप चुप रहेंगी? क्या आप आप पर कंट्रोल कर पाएंगे? आप बोले ना कर पाएंगे तो सुन लें, कभी नहीं कर पाएंगे आप। मायरा की बात पर यारम का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ने लगा था, चेहरे से धुआं उठ रहा था। यह ख्याल ही सुहाने रूह था कि इसकी मायरा इसके अलावा किसी और के साथ जाएगी। कभी नहीं, वो दांत पीसते बोला। कहा था ना आप कर ही नहीं सकती। जिस तरह आप सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रह सकते तो मैं आप तक महदूद क्यों रहूं? आपकी मानती नहीं हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। जैसे आप मीरा के बगैर नहीं रह सकती, मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं अपना स्पेशल वक्त गुजारूँ, समझे आप? वो तो अपनी दिली कैफियत बयान करती चटक ही उठी थी। क्या कहा तुमने? ज़रा दोबारा कहना। वो इसे झटके से उठाते अपने करीब करते बोला। सही सुना आपने, जैसे आप मीरा के बगैर नहीं रह सकते और मेरा आपके बगैर, तो मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मुझे चाहिए। आप तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं मेरे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती इसके दिल पर वार कर गई थी। बस कर रही हूँ क्या? मैं काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? क्यों चाहिए तुम्हें कोई और? बोलो। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं, सो इन खराफात से दूर हो। बेइंतहा सर्दलेजी में इसके बाजुओं में उंगली पैवस्त करते बोलो तो वो सिसकी भर कर रह गई। क्यों रहूँ मैं दूर? आप रह सकते हैं? नहीं ना, तो मैं भी नहीं रहूँगी। मैं कोई आपकी राया नहीं जिस पर आप बेजा किसी हक के हुक्म चलाएं। गॉट इट, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। वो इसे धक्का देती चीख कर बोली तो इसका बदला हुआ बागी अंदाज भी यकीनी से देखने लगा। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम किसकी ज़बान बोल रही हो। बेहतर है समझ जाओ इसको, तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, मगर छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। वो दीवार पर जोरदार हाथ मारता बोला कि वो डर के मारे दीवार में दबक गई थी। वो सुर्ख आंखें लिए गुस्सा पीता बाहर की जाने बढ़ गया था। अगर वो कुछ देर और यहाँ रहता तो यकीनन अपना सारा गुस्सा मायरा पर निकाल देते, जो वो नाजुक जाम बर्दाश्त ना कर पाती। इसके जाने के बाद वो घुटनों में सर दिए बुरी तरह रो दी थी। इसका दिल धक्का कर वो जोगन भला खुद कहाँ खुश रह सकती थी। इसका दिल दुखा कर वो जोगन भला खुद कहाँ खुश रह सकती थी। क्यों आप समझ नहीं रहे यारम हमारे रिश्ते को? आखिर क्यों आप मीरा को छोड़ नहीं देते? मगर अब ये तो तय है, जब तक आप मीरा को नहीं छोड़ देते मैं आपको खुद पर कोई हुक्म चलाने नहीं दूंगी। वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें पूंछते बोली। आज वो आफाफ से मिलने इन लोगों के घर आई हुई थी। जहाँ भी इसे आते देख बहुत खुश हुआ था। कुछ ही देर में इन्होंने अच्छा सा डिनर तैयार किया था। जब यारम मीरा को लिए घर में दाखिल हुआ, इसे किसी और लड़की के साथ आते देख आफाफ के माथे पर बल पड़े थे। जबकि सरदार ने आईब्रो उचकाकर इससे देखा कि इसका बेटा अब इतना जवान हो गया था। जहाँ मीरा के साथ यारम को आते देख जहान ने इस कड़ी निगाहों से देखने लगा था, वहीं मायरा ने नम आंखें छुपाते पहलू बदला था, जो आफाफ के जीरक निगाहों से छुपा ना रह सका। तो क्या मायरा चाहती थी यारम को? वो जान क्यों ना पाई। मॉमी से मिली, ये है मेरा मीरा, माय वन एंड ओनली लव। यारम इसे आफाफ से पहलू मिलवाते हुए बोला तो मायरा दूर खिसकी। जबकि आफाफ ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, जो कहीं से भी एक तहजीब याफ्ता लड़की नहीं लग रही थी। डार्क बोल्ड मेकअप, तंग चुस्त कपड़े और चेहरे पर अयारी लिए आफाफ का दिल खटा कर गई। वो कहीं से भी मायरा से अच्छी नहीं थी। आफाफ ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। से मिली से इसकी आमद यूँ अपनी फैमिली टाइम में पसंद नहीं आई थी। ये सरदार और जहान अच्छी तरह जान चुके थे। और फिर पूरे वक्त में यारम मीरा की तारीफ़ें करता रहा था। आपको पता है मॉम, मेरा तो इतनी अच्छी है कि एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, चले मायरा, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। यारम की बात को बीच में काट कर आफाफ खाना छोड़ी थी। मायरा को मुखातिब करती बोली तो टेबल पर सन्नाटा छा गया। अचानक आफाफ को क्या हो गया था? ओके आनी। मायरा भी इसके बात सुनते फ़ौरन उठी थी और इसके साथ बाहर चली गई थी। जबकि मीरा का तो मुंह तौहीन के एहसास से सुर्ख पड़ चुका था। सिर्फ साफ ज़ाहिर था आफाफ की इस समझ से कि वो माहिरा को ज़्यादा तरजीह देती थी मीरा पर, और ये कि एक और वजह बनी थी मायरा से नफरत करने की। चल मीरा, मेरी अफ़ी ऐसी ही है। जहाँ एक आंख विंक करता बोला तो वो कुड़ कर रह गया। जबकि यारम इसे घूर कर देखने लगा था। आफाफ और मायरा साथ साथ वॉक कर रही थी जब आफाफ अचानक खामोशी तोड़ती हुई बोली, प्यार करती हो मेरी बेटी सा? बड़ा सीधा अंदाज था इसका कि मायरा जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। आफाफ की गहरी अंदर तक उतरती नज़रों ने इसे कुछ कहने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको ऐसे क्यों लगा? इसने फ़ौरन से पहलू नज़रें चुराते बाल कानों के पीछे अड़ेसते हुए कहा, जिस पर आफाफ हा हा करके रह गई।
اب احساس ہو رہا ہے کہ وقت بہت بیت چکا ہے، اتنا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ کب میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ زندگیوں کے فیصلے کرنے لگے اور مجھے آگاہ تک نہیں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میری زندگی پر پورا اختیار ہے۔ فوراً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی تو وفاف اس کی حالت پر مسکرا دی۔ کیا مجھے بچی سمجھتی ہو؟ یا جان کے اپنے بچوں کی آنکھیں پڑھ کر دل کا حال نہ جان پاؤں؟ سب جان گئی ہوں کہ کیسے دونوں پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک ہے کہ محبت سے آنکھیں چرائے پھر رہا ہے اور دوسری ہے کہ اپنی ہی محبت سے دستبردار ہوتے اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال رہی ہیں۔ آفاق نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے کہا تو ایک بے بسی کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر زمین پر گرتا بے مول ہوا تھا۔ میں ابھی بتاتی ہوں اس کی تو آفاق غصے سے یارم کا دماغ ٹھکانے لگانے لگی تو مائرہ نے فوراً اس کا بازو پکڑتے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنی، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کہیے گا، یہ میری یک طرفہ محبت ہے، میں اسے کسی کے گلے کا پھندا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ لب کاٹتی اس کے پیروں میں زنجیر ڈالتی بولی، کیوں نہ دماغ سیدھا کروں اس کا؟ خود تو اس کا تمہارے بغیر وقت نہیں گزرتا، تمہیں دیکھ بغیر سانس سے نہیں آتی، پھر بھی کم عقل اپنے احساسات سے انجان دوسری عورت لے آئے۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی بولی۔ دوسری طرف جہاں بھی کھانا مکمل کرتے اٹھا، ویسے یارم یہ یہیں رک رہی ہیں آج، کیونکہ اگر زیادہ دیر یہاں رکی تو مجھے ڈر ہے کہ آج تمہیں بھی اپنے پاپا کی طرح باہر نہ سونا پڑے۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو باپ بیٹا دونوں اکٹھے جلے تھے۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں جو یوں ویلے بیٹھے بے پر کی چھوڑتے رہتے ہو؟ سردار ایک دم جل کر بولا، ہاں میرے پاس اس سے بھی امپورٹنٹ کام ہے اور وہ ہے افی اور مائرہ کو کمپنی دینا، جس کے لیے آپ دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ وہ دانت نکوستی نے جلا کر خاک کرتا جا چکا تھا جبکہ وہ پیچھے پیچوتاب کھاتے رہ گئے۔ جہاں جیسے ہی باہر ان دونوں کے قریب آئے تو اس کے کانوں میں مائرہ کی آواز پڑی، انی آپ کو میری قسم اسے کچھ نہیں کہنا، میری محبت میں طاقت ہوئی تو خود مجھ تک لوٹ آئے گا۔ آفاق کے بڑھتے قدم اس کے بات پر ساکت ہوئے تھے جو اپنی زندگی کو خود جہنم میں جھونک کر جلنا چاہتی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ جہاں نے سب سنتے لب بھینچ لیے تھے۔ افیق کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، جب تک یارم اسے دور نہیں جائے گا وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ آفاق کو سنجیدگی سے کہتے اس کے قریب رکا تو آفاق کو بھی اس کی بات ٹھیک لگ رہی، اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ جاؤ تم مائرہ کو چھوڑا ہو۔ اس کی بات پر جہان نے اسے چھن سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ کام تو ہر بار یارم کرتا ہے، جس پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ تمہاری ہی بات پر عمل کر رہی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے اپنے بیٹے کو یہ احساس دلانے کا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ وہ مائرہ کے سر پر پیار دیتی جہاں کو کہتی ان پر الوداعی نظر ڈالتی اندر جا چکی تھی۔ پیچھے جہاں بادل نخواستہ اس لیے گھر چھوڑنے گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یارم اتنی آسانی سے آفاق کے ہاتھوں بچ نہیں پائے گا۔ مام اب آ گئی، مجھے آپ اور ڈیڈی دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی وہ لوگ لاؤنج میں آئے ہی تھے جب آفاق اندر آئی اور اسے یارم نے روکا۔ اسے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہ ہوئی کہ اب یارم کیا کہنے والا۔ کہو ہم سن رہے ہیں۔ اس نے سینے پر بازو باندھے سردار کے قریب جاتے کہا جو یارم کو ہی دیکھ رہا تھا، ماہرہ کہاں ہے؟ یارم ایک دم ماہرہ کو وہاں موجود نہ پا کر بولا، میرے خیال میں جو بات تم کرنے والے ہو اس کے لیے تمہیں ماہرہ نہیں بلکہ اپنے بغل میں کھڑی میرا کی ضرورت ہے، اس لیے جلدی کہو۔ آفاق نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو یارم نے ایک دم تھوک نکلا جبکہ سردار ایک دم آفاق کی اس انداز پر ٹھٹکا۔ یہ آفاق کا نارمل انداز نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اور میرا اسی ماہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یارم نے ایک دم گہرا سانس بھرتے دل کی بات کہہ دی جبکہ آفاق نے ایسا تاثر دیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑو، لیکن سردار ضرور خوش تھا۔ ویل ڈن میرے بیٹے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنی لائف کو سیریس لینے لگے ہو۔ میری یہی تمنا تھی کہ تم بھی اسی سے شادی کرو جس سے تمہارا دل جڑا ہو، جیسے میں نے تمہاری ماں سے کی۔ وہ یارم کو گلے سے لگاتے تھپتھپا کر بولو تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی مام؟ یارم اس کو دیکھتے بولا مگر زیادہ دیر اس کی نظروں میں نظریں نہ ملا پایا۔ جب اولاد بڑی ہو جائے تو وہ سمجھتی ہیں اس کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، اس سے انجان کہ وہ اپنے آپ کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگتی ہیں۔ پہلی اور آخری دفعہ پوچھوں گی، کیا تم واقعی میرا سے پیار کرتے ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات پر پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک دم حامی بھری، جی مام، میں میرا سے ہی پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس سے شادی کروں گا۔ وہ پختگی سے بولا تو پھر مائرہ کے ساتھ سائے کی طرح کیوں پھرتے ہو؟ اس کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس کو بھی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ آفاق کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ مام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مائرہ صرف میری دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یہ کہتے ہوئے یارم کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بے ساختہ اس رات کا منظر اس کے ذہن میں تازہ ہوتا چلا گیا تھا جب وہ اس کی نازک حالت میں مائرہ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا اور اگر لائٹ نہ آتی تو یقیناً اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیتا۔ اس نے مشکل ہی سے مگر اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور آفاق کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر ایسی بات ہے، چلو مجھے تمہاری بات پر یقین تو نہیں، لیکن مان لیا اس ہفتے کے آخر پر تمہاری مہندی اور پھر بارات۔ آفاق کے ایک دم کیے جانے کے فیصلے پر وہاں کھڑے سب لوگ حیران رہ گئے۔ میرا نے ایک دن کے لیے اس شخص سے اجازت
चाहिए थी क्योंकि वो मेहंदी में शरीक होना चाहती थी। इसका प्लान वहीं से शुरू होता था ताकि वो बाद में गायब भी होती तो कोई इस पर शक ना कर पाता। मेहंदी अच्छी तरह गुजर गई थी और अब तो यारम भी इससे एक बार मिलकर जा चुका था। इससे किसी तरह अब मायरा को अपने घर बुलाना था ताकि वो आगे का प्लान सर अंजाम दे सके, जिसके लिए अब इसने मायरा को कॉल के और कुछ ऐसी नाजेबा बातें की कि वो रुक ना सकी और कुछ देर बाद ही वो वहाँ मौजूद थी। वो इसके कमरे में दाखिल होकर इसका गला दबोचते इस दीवार के साथ लगा चुकी थी। ये क्या कर रही हो मायरा तुम? इसने मायरा के पीछे दीवार पर लगे कैमरे की तरफ रुख करते कहा, क्या बकवास की थी तुमने फोन पर कि मैं यारम की रखेल हूँ? इसने मीरा के गले पर गिरफ्त मजबूत करते कहा तो इसका चेहरा सुर्ख हुआ। इसने अब के मायरा को धक्का देते पलटा। मीरा की कैमरे की तरफ बैक थी जिससे कोई इसके चेहरे के तासुरात ना देख सकता था। हाँ कहा मैंने, फिर क्या कर लोगी? सच्चाई कड़वी लगी क्या यारम को लुभाने के लिए? क्या तुम इसके साथ नहीं रहती हर वक्त? तंजिया मुस्कुराहट समेत आसगी से बोली तो मायरा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इसने घुमा कर थप्पड़ इसके चेहरे पर रस्ती किया, जिसके वजह से एक खून की लकीर इसके होंठ से गिरती नीचे टपक पड़ी। अचानक इससे अपने चेहरे की फिक्र हो कि कहीं इस शख्स का दिल इससे जल्दी ना उकता जाए। इसके चेहरे का ये हाल देख इसलिए फौरन पीछे हुई कि आफाफ इससे और ना मार सके। मेरा किरदार मेरे लिए बहुत है, मेरा अपना यारम को जो मर्जी कहो मगर मुझे इसमें मत घसीटना वरना तुम्हारी जान लेने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। वो उसे उंगली दिखाकर वार्न करती बोली तो इसके करीब आती मुस्कुरा दी और इसके बाजुओं पर हाथ रखते कहा, आइंदा दिनों में जो सलूक तुम्हारे साथ होने वाला है वो सोचकर ही मुझे मजा आ रहा है, जहन्नम मुबारक हो। वो इसे तंजीम मुस्कुराहट से देखती बोली, जबकि इसकी बात को ना समझती हुई मायरा इसे धक्का देती वहां से जा चुकी थी और वो धक्का लगने की एक्टिंग करते नीचे गिरी और निकली टस पे बहाने लगी थी। इसे अच्छी तरह पता था बाद में यारम इस खबरे की वीडियो जरूर चेक करवाएगा, इसलिए वो जितना हो सकता था अपने आप को मजलूम जाहिर कर रही थी। आखिरकार इसने रोते हुए एक खत लिखकर दराज में डाला और अपने कपड़े पैक करके जा चुकी थी मायरा की जिंदगी को जहन्नम बनाए। वो घर आ चुकी थी, इसका सर सोच सोच कर फट रहा था कि इसकी आखिरी बात का मतलब क्या था, आखिर वो इससे कैसे इंतकाम लेने वाली थी। इससे अभी वो अनजान थी। ये सोचते सोचते इसकी रात जागते हुए गुजर गई। जब यारम धड़म से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए। फिर मेरी याद कैसे आ गई? वही शिद्दत दर्द से सुर्ख पड़ती आंखों से बोली तो वो मुस्कुराया। इसी के पास तो आया हूँ। इसके बाद पर मायरा ने झटके से इसकी तरफ देखा जिससे इसकी गर्दन तक चटक गई। ये क्या कह रहे हो तुम? मायरा ने अपनी मुठ्ठियां भीगते हुए कहा, क्योंकि इसे लग रहा था कि यारम इसका मजाक उड़ाने आया, मगर अपनी तरफ इसके कदम बढ़ते देख वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हुई थी, मगर यारम ने इसे इसकी मोहलत नहीं दी थी। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, इसके हुक्म में भी बर्फ जैसी ठंडक थी। और क्यों करूं मैं तुमसे शादी? अब तक तो तुम मीरा से प्यार के दावे करती थी, अब मेरी दर पर खड़े हो क्या समझे? मैं इसे कोई साजिश? मायरा ने दांत भींचते हुए कहा तो इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे पास ना कोई इख्तियार नहीं डालेंगे, इस चीज की इजाजत तुम्हें यारम कभी नहीं देगा। वो इसके गिर्द चक्कर काटते बोला तो मायरा शशुपंज का शिकार हुई थी। तुम जो मर्जी कह लो यारम, मेरे वालिदैन ही तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। वो तमस्खराना अंदाज में बोली तो वह कहका लगा गई, इन्हें तुम्हें मना चुका और बाकी रह गई तुम। तो आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दिलचस्पी से इसके तासुरात जांचते बोला, जिसके चेहरे का रंग इसकी बात पर सुर्ख पड़ता और वो धड़कने मुंतशिर हुई थी। और अगर मैं ना मानूं तो? मायरा ने इसको आजमाना चाहा तो मेरे पास इकरार करवाने के और भी कई जराए हैं। वो इसे धमकी देते बोला तो इसके अंदाज पर मायरा ने थूक ब मुश्किल निकला, तुम कहना क्या चाहते हो? मायरा ने अपनी आंखें मीचते बड़े जब्त से कहा था, अगर मैं तुम्हारी खाला से दूर हो जाऊं तो क्या तुम अपनी खाला का दुख बर्दाश्त कर लोगी? इसने सर्द लहजे में कहते मायरा की जान निकाली थी, जिस पर वो फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी थी। तो क्या वो इस खेल में अपनी माँ से दूर जाने के लिए भी तैयार था जिसने इसके लिए इतनी कुर्बानियां दी? क्या वाकई इसमें से एहसासात खत्म हो चुके थे? यारम तुम भूल रहे हो कि आफाफ खाला तुम्हारी सगी माँ है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इन्होंने इतने सालों तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त की है और अब तुम्हारी दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगी। मायरा आंसू बहाती सिसकते हुए इसे झंझोड़ते हुए बोली, मगर यारम पर इसका कोई असर ना हुआ। इसके हर एक तासुर से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात पर पूरा उतरेगा, जो कि मायरा की सूरत नहीं चाहती थी। इसे जान से अजीज थी आफाफ, फिर वो कैसे इसे इतना बड़ा दुख दे सकती थी? चाहे इसके लिए इसे यारम से शादी ही क्यों ना करनी पड़ती। वो कर गुजरती, सब कुछ तुम पर मुनहसर है। तुम्हारी एक हाथ तुम्हारी खाला को गम से बचा सकती हैं और तुम्हारी एक ना इन मौत के दहाने पर धकेल सकती हैं। क्यों? तुमने जो मेरा नुकसान किया इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो जालिम इसकी जान निकाल गया था, आखिर वो क्यों फिरौन बना बैठा था? ठीक है मुझे मंजूर है। इसके बाद वो समझ तो ना पाई थी, मगर इसने अपने दिल की का कत्ल करते कहा। इसके इकरार पर यारम सरशारी से मुस्कुराया था, ऐसे जैसे पहले ही जानता कोई इनकार नहीं कर पाएगी। शादी का जोड़ा कुछ देर में तुम तक पहुंच जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम बगैर रोए धोए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी आज की रात बर्बाद नहीं करना चाहता। इसकी इतनी बेबाक बात पर मायरा की रीढ़ की हड्डी तक कब कपा उठी थी।
इससे नहीं पता चला था कि इसने अपने घर वालों और इसके माँ बाप को कैसे मनाया था, मगर जब वो हाल में लौटी तो इसका निकाह शुरू हो चुका था। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, इसने 3 बार कहते अपना लहंगा जोर से मुट्ठी में दबोचा। सीने में अनदेखा डर था जैसे वो अपने साथ बहुत गलत कर बैठी हैं। दूसरी तरफ जारम अंगारा होती नजरों से देख रहा था इस लड़की ने जो इसे गम पहुंचाया था, इसकी मोहब्बत छीन कर इस दुगना गम और इसकी हस्ती मिटाकर इसे देने वाला था। खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बनेगी ये तो कभी सोचना भी मत। इसने दिल में ही नफरत से सोचा। कमरे में पहुंचते यारम ने मायरा को अपनी गिरफ्त में लिया था जो अचानक अफ्ताब पर बुखला गई थी। इसने झटके से मायरा को बेड पर फेंका था। छोड़ो मुझे, जाने दो। मायरा चीखती हुई बोली तो मस्खराना अंदाज में इसकी तरफ देखता आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे शिकारी शिकार की तरफ बढ़ता है। अब तो तुम्हारे कहने पर मैंने तुमसे शादी भी कर ली, अब क्या चाहते हो? वो नाम आंखों से बोली। चूड़ियां टूट कर बिखर गई थी इसके बेड पर गिरने की वजह से। ओ तो अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो तुम? क्या तुम ही नहीं जानती कि आज रात दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? इसकी बात पर वो सुर्ख चेहरे से रोती वो मरने के करीब थी। इतनी मासूमियत, कहीं मैं मर ही न जाऊं। ये मासूमियत तब कहाँ थी जब तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को दूर किया, इसका दिल तोड़े तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। वो इसका मुंह दबोचकर करीब करते इसके मुंह पर धाड़ा के वो कप कपा कर रह गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे यकीन कर। वो लड़खड़ाते हुए सिसक कर बोली तो वो तल्खी से मुस्कुराया। कहा था ना तुम इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसने मायरा के दोनों हाथ बेड से लगाते जोर से कहा जिस पर इसकी चूड़ियां टूटकर इसकी कलाइयों में पेवस्त हुई थी। आह प्लीज नहीं, वो दर्द से चिल्लाई मगर यारम को रहम ना आया। वो मेहमान बन बैठे थे और अब मैं अपनी मोहब्बत की बर्बादी की कीमत तुमसे वसूल करके रहूंगा। इसने इसकी शफाफ गर्दन पर अपनी सुलगती छाप छोड़ते कहा तो वो चिल्ला उठी। नहीं यारम प्लीज ऐसा मत करो, मैं मायरा हूँ तुम्हारी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती बोले मगर इस पर कोई असर ना हुआ। वो बेरहम बना इसकी हस्ती को तोड़ गया था। सुबह यारम की आंख खुली तो मायरा को मातमकिना हालत में पाया जो सुर्ख आंखों से भी तक रोती हुई बिखरी हालत में थी। अब उठ ही गई हो तो तैयार भी हो जाओ, नीचे जाना है और एक बार ये टसवे मत बहाओ जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। ये तो मेरा हक था जो मैंने ले लिया, क्योंकि यारम सरदार कभी अपनी हक तलफी नहीं होने देता। वो ड्रेसिंग रूम में जाते इसे चिढ़ाते हुए लेजे में कह कर गया कि वो सिसक सिसक कर रो दी। इसने सुना था कि मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो वो आजमाइश बन जाती है। आज इसकी बेहद बेपनाह मोहब्बत इसके लिए आजमाइश बन गई थी। इसने अपने टूटते बिखरते वजूद को इकट्ठा किया और वॉशरूम में बंद हो गई ताकि खुद को नीचे जाने के लिए तैयार कर सके। जब वो तैयार होकर निकली तो यारम इसके इंतजार में खड़ा था थोड़ी देर के लिए। तो इसको निखरा निखरा भीगा भीगा देखकर तो वो भी मबहूत रह गया था कि इसे कुछ याद ना रहा। वो ट्रांस की कैफियत में इसके करीब बढ़ने लगा जिस पर मायरा ने इसके आगे चुटकी बजाते इसे होश दिलाया। वाह क्या सोगवार कैफियत है, क्या मुझे शर्मिंदा करवाने का इरादा है? वो इसकी थोड़ी दबोचते इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो मायरा की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। कहीं से एक रात की दुल्हन नहीं लग रही तुम, बिल्कुल, बल्कि बेवा जरूर लग रही हो। वही इसका मुंह झटके से छोड़ते ड्रेसिंग तक गया और डार्क रेड लिपस्टिक लाकर इसके लबों पर लगाना शुरू की। माँ, इससे पहले कि वो अपने लरसते लबों से कुछ बोलती यारम ने इसे खामोश करवा दी। अगर अब तुमने जरा भी बोलने की कोशिश की थी इसकी सजा तुम्हारी इन नाजुक रस भरे लबों को मिलेगी। वो इसके लबों पर अंगूठा भरते बोला तो वो लरस कर रह गए। वो धीरे धीरे सुर्ख रंग इसकी होंठों पर बिखेरने लगा जिसे वो पूरी तरह इसके रंग में रंग जाए। लेकिन फिर खुद ही अपने जब्त के तमाम बंधन तोड़ी शिद्दत से इसके लबों पर झुका और बूंद बूंद अपनी शिद्दत इसमें उतारने लगा। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इसी हफ्ते शादी कैसे कर सकता हूँ? इतनी जल्दी? इसकी बात पर अफाफ ने इसे घूर कर देखा। क्यों क्यों नहीं कर सकते तुम जल्दी शादी? तुम्हारे होने वाली बीवी को देख कर तो नहीं लग रहा कि इस फैसले से कोई इतराज़ है। तो सही कहा ना मैंने मीरा? इसकी बात पर मीरा ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो जल्दी से बोली कि कहीं अफवाह अपना फैसला ही ना बदल डाले। दिल में तो इसके लड्डू फूट रहे थे। अफवाह ये कोई ज़्यादा जल्दी नहीं। सरदार ने भी इसे समझाना चाहा मगर अफाफ ने पहले कभी इसकी सुनी जो आज सुनती। तुम ही ने तो कहा तुम्हें शादी इस महीने करनी है, तो फिर इस हफ्ते क्यों नहीं? और वैसे भी तुम्हारे बाद मुझे मायरा की भी शादी करनी है। इसे ऐसे ही बिठा कर तो नहीं रख सकते ना। वैसे भी मेरी नज़र में इसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का है जो जान छिड़कने की हद तक इसे चाहेगा। अफाफ खुशी से बोली थी। उसकी बात पर तो जैसे याराम आग की भट्टी में सुलगने लगा था। भले इसे अफाफ के साथ किसी और का जिक्र इतना बुरा क्यों लग रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कि इसके दिल पर पाँव रखकर किसी ने मसल दिया हो? मॉम, मेरी शादी की बात हो रही है तो बीच में मायरा कहाँ से आ गई? वो एकदम बड़े जब्त से बोला तो अपने से ऊपर से नीचे तक देखा। वो बीच से गई कब थी? ये तुम ही हो जिसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, मगर मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। किसी के लिए मेरे लिए वो बहुत अहम है। अफाफ इसे अपनी बात का एहसास दिलाते हुए बोली तो वो कुड़ कर रह गया था। अब मायरा से पूछ लें, इसे अभी कोई जल्दी नहीं है शादी की। वो एकदम बेचैनी से लाउंज में नज़रें दौड़ाता बोला कि कहीं वो इसे नज़र आए, मगर वो वहाँ होती तो इसे नज़र आती ना। इसका ये अंदाज मीरा ने जले दिल से देखा था। इसे यूं यारम का मायरा की फिक्र करना एक आंख ना पाया था और यही चीज़ अफाफ को मज़ा दिला रही थी। अभी तो खेल शुरू हुआ था। इसे यहाँ मत ढूंढो, मैं इसे जहाँ के साथ पहले ही घर भेज चुकी हूँ। इसकी बात पर तो जैसे यारम जलते कोयले पर नाचने लगा था। मॉम, आपने इसे ऐसे कैसे जहाँ के साथ भेज दिया? मैं इसे खुद ड्रॉप करने वाला था। मीरा के बाद आप जानती हैं कि मैं इसे हमेशा खुद ही छोड़ कर आता हूँ, तो फिर आपने इसे जहाँ
जहाँ के साथ क्यों जाने दिया? आखिर इसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर जाता। क्यों ना जाने देती मैं इसको जहाँ के साथ? अब वक्त बदल रहा है और तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम अब इसको हर जगह अपने साथ तो नहीं ले जा सकते ना। अफाफ भी अपने नाम की एक थी, अपनी बेटी को तगनी का नाच नचा कर रख दिया था कि सरदार बस सर पीट कर रह गया था। मैं सोने जा रही हूँ, इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मीरा को घर छोड़ाना और अपने लिए शॉपिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि माहिरा को तुम्हारे साथ खवार करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे खुद इसके साथ इसकी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। ये कहते ही अफाफ बड़े मज़े से वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो यारम को जलती भट्टी में झोंक चुकी थी। अब इसमें जल कर कुंदन बनना था या फिर दूसरों को भी अपने साथ जलाना था, ये यारम के हाथ में था। इसका मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था, मगर फिर भी वो ना चाहते हुए मीरा को इसके घर छोड़ने गया था, जहाँ थोड़ी देर के लिए इसने यारम को रोक लिया था और फिर यारम तमाम बातें भूलता चला गया। अगले दिन यारम ने मायरा को कॉल की, मेरे से मिले बगैर क्यों चली गई थी? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे जहाँ के साथ जाना पसंद नहीं, फिर भी तुम इसके साथ गई, आखिर वजह जान सकता हूँ? याराम तो कल से ही सुलग रहा था, इसलिए आज वो अपना लावा मायरा पर अंडेलता हुआ बोला तो मायरा नाम आंखों से तलखी से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी के साथ जाऊँ। और दूसरी बात, मुबारक हो आपको आपकी शादी, आप तो बहुत खुश होंगे ना, तो फिर आपको मेरी क्या परवाह? जिस मर्जी के साथ जाती फिर इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। आपके लिए भी यही बेहतर है कि अपनी बीवी के साथ तरफ ध्यान दें, ना कि मेरी तरफ। और वैसे भी मेरी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया करें। मायरा के बाद मैं तो जैसे जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया था। खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी ऐसा निकाला मुंह से अपने लिए, बल्कि तुम ऐसे बाज नहीं आओगी, मुझे तुमसे मिलना आना पड़ेगा। ये कहते हुए वो धड़ कर फ़ोन रख चुका था तुम्हारा और गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाते मायरा से मिलने गया था। अब बताओ ज़रा, करीब आकर क्या कह रही थी? तुम शादी करना चाहती हो, वो भी किसी और से? इतनी जल्दी ज़्यादा आग नहीं लग गई तुम्हें? यारम एकदम मायरा के करीब आकर इसका बाजू दबोचकर इंतहाई करीब करते इसके चेहरे पर सुलगती सांसें छोड़कर बोला तो मायरा अंदर तक डर गई थी। इसका अंदाज ही इतना सर्द और गहरा था कि अंदर तक उतर रहा था। वो तो शुक्र था कि यलदरम और इसकी बीवी घर नहीं थे, वरना वो यारम को इस अंदाज में बात करने पर घर से भी निकाल सकते थे। मगर वो अनापरस्त बंदा था, इसे कहाँ बर्दाश्त था कि मायरा जो बचपन से इसके साथ ही अब किसी और के ख्वाब सजाने लगी थी। इसके बाद मैं इसके जिस्म में शोले भर दिए थे। वो किसी भी तरह मायरा का दिमाग ठिकाने का इरादा रखता था, ताकि इसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ वही रहे। अजीब दीवानगी थी, ना इसे अपनाना चाहता था और ना ही इसे किसी और के करीब जाना देना चाहता था। अजीब खुद गर्ज बंदा था। ज़बान संभाल कर बात करो यारम, तो मुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं रखते। वो कपकपाते लहजे में बोली, क्योंकि यारम धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब बढ़ रहा था। जोर से बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। वो इसे पीछे बढ़ते देख इसका बाजू खींचकर करीब करता इसे अपने साथ लगा गया और इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाले तपा सजा लेजे में कहते इसकी सांसें बंद कर गया। छोड़ो मुझे यारम, तुम में मेरा इतना करीब आने का कोई हक नहीं है। हक नहीं? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? आंसुओं से लबरेज आंखों समेत नजरें फेरती बोलती से आग लगा गई थी। तो फिर किससे है इस जहान को? वो भी इस पर बर्छी चलाते बोला। शट अप यारम, जस्ट शट अप। वो रो तक बुलाती चलाकर बोली, क्यों दर्द हो रहा है? इस तरह मुझे भी हो रहा है। जब तुम अपनी नाजुक लबों से किसी और का जिक्र करती हो, वो इसकी थोड़ी दबोचते ऊपर करते बोला। तो वो जबरत के तमाम बंधन तोड़ती चिल्लाई, अगर तुम्हें इतनी ही जलन हो रही है, इतना ही फर्क पड़ रहा है, तो क्यों तुम मेरे से शादी कर रहे हो? मैंने भी तुमसे प्यार किया, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ खसारे। मैंने तो तुमसे कभी गिला नहीं किया। इतनी मोहब्बत के बावजूद भी अगर तुम मेरी तरफ माइल नहीं हुए, तो तुम्हें मेरी थी ही नहीं। और मैं कभी इस शख्स पर अपने जज्बे ज़ाया नहीं कर सकती जो मेरे जज्बात की कदर ना करे। वो दोनों हाथ इसके सीने पर मारती हुई बोली, तो एकदम शशदर सा पीछे हटा। ये वो कौन सा इतराफ़ कर रही थी? क्यों आप रुक क्यों गए? बोलो ना, छोड़ सकते हो मेरे लिए एक मीरा को? निकाल सकते हो तुम इसे अपनी ज़िंदगी से? मैं भी तो कह सकती हूँ ना कि मुझे मीरा से नफरत है। जब वो तुम्हारे करीब आती है तो दम घुटता है मेरा दिल चीर जाता है इस एहसास से कि वो तुम्हारे साथ होती हैं हर इस वक्त में जिसमें मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। खुद तो मुझे तुमने कभी दोस्त तक नहीं बनाने दिए, किसी अजनबी के करीब नहीं जाने दिया, तो फिर तुमने मीरा से मोहब्बत क्यों की? मैं भी तो पूछ सकती हूँ ना, जवाब दो मुझे। वो चीख चीख कर बोलती, अपना दिल जिगर चीरते अपनी छुपी मोहब्बत का भरम तोड़ गई थी, क्योंकि वैसे जीने ही नहीं दे रहा था, ना ही ऐसे ना वैसे। तो फिर इससे भी अपने सिरे लब खोलने पड़े थे। जिनसे इतनी बड़ी हकीकत सुनता वो दंग रह गया था। नफरत है मुझे मीरा से, सुना तुमने? नफरत है मुझे। वो एक एक लफ्ज़ इतनी ज़ोर से दांत चबाती बोली जैसे मीरा को अपने लफ्ज़ों से ही कत्ल कर देगी। इतनी शिद्दत, इतने जज्बात, तो वो तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। जब आप अपनी मोहब्बत को छोड़ नहीं सकते तो मुझसे भी उम्मीद मत बांधें। जब आप मेरे बनकर नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकती। क्या छोड़ सकते हैं हम मीरा को? वो इस्तिज़ाई अंदाज में बोली, तो यारम कुछ कहने की शदीद ख्वाहिश रख कर भी ना कह पाया। हाँ, नहीं छोड़ सकता ना, तो मेरा पीछे छोड़ दे। हाँ, नहीं छोड़ सकते ना, तो मेरा पीछे छोड़ दे, कम से कम खुदा का वास्ता है आपको। वो एकदम इसके सामने हाथ जोड़ते कपकपाती लबों से लरसते हाथों से इसे अपना पूरा जोर लगाकर बाहर धक्का देती बोली, उसे बाहर निकाल कर इसे के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई। बाहर खड़ा इतना शैतर था, कुछ कह भी ना पाया और बेजान कदमों से बाहर निकल गया। आखिर सही तो कह रही थी, किस हक से वो इसे अपने साथ रखना चाहता था? मोहब्बत तो वो मीरा से करता था, तो फिर ऐसा क्या था जो इसे मीरा के करीब खींचता था? इसे क्या चीज़ इसके बगैर जीने नहीं देती थी? ये सोच सोच कर इसका सर फट रहा था।
मीरा अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी मॉल में, जब इसे अपने ऊपर गहरी तपश ज़दा नज़रों का एहसास हुआ। जितनी देर वो वहाँ रही उलझन का शिकार है। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकलती अपनी गाड़ी में बैठने लगी, किसी ने इसे बेहोश करके गाड़ी में डाला था। वो मुज़ाहमत करती रही मगर सब कुछ बेकार गया था और वो अपनी होश खोती चलेगी। जब इसकी आंख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। कमरे की हर चीज़ कीमती थी। इस बात का अंदाज़ा इसे वहाँ मौजूद चीज़ों से हो गया था जो अपनी कीमत खुद जता रहे थे। जैसे ही इसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बहुत नाजेबा ड्रेस में मौजूद थी। मेरे कपड़े कहाँ गए? वो फ़ौरन हड़बड़ाकर बेड से नीचे उतरी। जैसे ही वो कमरे से बाहर भागने लगी, इसकी टक्कर एक लंबे चौड़े शख्स से हुई जो शर्ट लेस कमरे में दाखिल हुआ था। इसे देखते ही मारिया इसकी मर्दानगी पर और चेहरे पर बुरी तरह फरेफ्ता हुई थी। मीरा, और वो मेरी हसीना को होश आ गया। वो इसके करीब बढ़ते हुए इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। इससे अपने करीब बढ़ता देख मीरा के होंठ खुश्क पड़ने लगे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो पीछे कदम लेती हुई बोली। सीधी बात करूंगा, दिल आ गए हैं तुम पर, रातें रंगीन करना चाहता हूँ और इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। वो इसके झटके से करीब करते इसके बालों की लीट को उंगली पर लपेटते बोला तो इसकी सुलगती हुई कुर्बत पर फड़फड़ाने लगी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी शादी है परसों। वो लड़खड़ाते हुए बोली। वो अलग बात थी, इसकी ऑफर पर इसका दिल मचा रहा था कि वो यारम को छोड़ दे। वो कौन सा सारी दौलत इसके नाम लगा देता। हाँ, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मज़ा आएगा, क्योंकि अनछुई चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। वो दांत तो तले लबों का कोना दबाते भी बाकी से बोला और इसे छोड़ते हुए ब्लैंक चेक लाकर इसके आगे फेंका, जिस देखकर मीरा की आंखें फटी रह गई। दिल लालच से भर गया था। इसने फौरन चेक उठाया। क्या सच में जितनी मर्जी पैसे ले लूँ मैं? इसका लालच देख वो शातिर शख्स मुस्कुरा दिया। तुम हामी तो भरो बेबी, सारी दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। भी इसे गोद में भरते बोला तो मीरा ने इसके गले में बाहें डाल दी। वो इसे बेड पर ले गया और हैवानियत से इसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता अपनी हैवानियत दिखाने लगा, जबकि मीरा इस सब में इसका पूरा साथ दे रही थी। ये बात भूला कि परसों इसकी शादी थी। जब पैसे रिश्तों में आ जाएं तो कहाँ की मोहब्बत, कहाँ का एतबार, बस जिस्मों की भूख रह जाती है, इज्जत मातम किनार रहती हैं। इसकी सांसें बंद होने को ही तो वो इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगे, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराहट लिए से छोड़ पीछे हुआ मायरा का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, जिससे यारम ने दिलचस्पी से देखा, जैसे यही तो चाहता हो वो। अब लग रही हो तुम मेरे नाम की बीवी। तुम्हारे चेहरे पर ये कुर्बत के रंग लोगों की ज़बानों पर ताला लगाने के लिए काफ़ी होंगे कि हमारी रात कैसे गुजरी। इसने दांतों का कोना लबों तले मचते इसकी बेबसी का लुत्फ उठाते कहा तो वो शिद्दत से जब से सुर्ख पड़ती आंखों से इसे सुदागर को देख कर रह गई, जिसने रात इसके मान की किर्चियां बिखेर कर आईने में खुद से नजरें मिलाने की काबिल भी ना छोड़ा था। और अब वो कैसे सफाक बना इसके उजड़ने के किसी को सुना रहा था। इसने शिद्दत से इस दिन को कोसा जिस दिन इसके दिल में यारम की मोहब्बत डली थी। बहुत बुरे हो तुम, आंसू के दरमियान हिचकी लेती बोली तो इसके कानों के करीब झुकता गर्म सांस छोड़ता बोला, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा क्या रात को अंदाजा नहीं हुआ? वो तल्खी सी तंजिया मुस्कुराहट सजाए इससे बोला तो वो सब्र का पैमाना झलकते इसका हाथ उठा था, जो इस मुकाबिल घाक शख्स ने बीच में ही रोकते इसे झटका दिया था और बाजू मरोड़ते घुमाकर इसकी कमर अपने सीने से लगाते घर आकर बोला, इतनी जुर्रत है तुम में कि अपने शोर के मुंह पर छाप छोड़ सको? बोलो, अपने आशिक समझ रखा है क्या? वो इसका हाथ इतनी शिद्दत से दबोचता बोला कि इसके दर्द के मारे आह निकल पड़ी। यारम छोड़ो मुझे, आह दर्द हो रहा है। वो टप टप बरसते सुर्ख आंखों से बोली, मायरा डार्लिंग, शोर हूँ, तुम्हारा ये हाथ उठाना कितना महंगा पड़ सकता है, तुम्हें क्या अंदाजा है इस बात का? वो अपनी सख्त फुलादी उंगलियों से इसकी कमर दबोचता बोला तो इसने थूक निकला, रात तक इंतजार कौन करेगा? इसकी सजा तो तुम्हें अभी मिलेगी। इससे पहले कि वो कुछ कह समझती, यारम ने दांत इसके गर्दन में गाड़ दी कि इसके दर्द के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो चीखती, इसे घुमाते हुए इससे लबों पर इतनी सख्ती से झुका कि इसकी चीखें गले में ही घुट गई और वो दर्द के मारे थर थर कांपने लगी। अगर यारम ने इसे कमर से थामा ना होता तो यकीनन वो जमीन बोस हो गई होती। इतनी भी क्या जल्दी है बीवी, जो तुमने मेरे साथ की है इसकी सजा तुम्हें तुल तुल मारकर भुगतनी पड़ेगी। वो इस झटके से पीछे करता बोला तो वो बेड पर गिरते बुरी तरह रो पड़ी। वो नफरत से सर झटकते फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आए तो सब खुशी से इनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। यारा ने पहले इसके लिए कुर्सी खींची तो सबकी नज़रों में सताइश उभरी थी इसके इस अमल पर, जबकि मारा इसका दोगलापन देख कर रह गई थी। फिर बड़े जब से चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाती वहां बैठी। इतनी देर कर दी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं? सरदार ने यारम को घूरते कहा तो वो दांत दिखाने लगा। आप भी तो रोज लेट आते हैं मामा के साथ, मैंने कभी कुछ कहा? वो दांत नकोसते बोला, सरदार जी जान से जला। इसके बाद पर आफाफ सुर्ख हुई जबकि यलदनम का छत फाड़ कहका गौंचा था, जिससे सरदार ने खूनखार आंखों से देखा था। तेरे ही कर्मों का फल है, अब यूं तब क्यों रहा है? यलदनम के कहने पर सरदार ने यारम को घूरा। तुम मेरे ही बेटे हो ना, तो तेलों वाला सलूक करना जरूरी है। इसकी बात पर एक बार फिर यारम की जबान पर खुजली, आपका बेटा हूँ तभी तो हरकतें आप पर गई हैं। इसकी बात पर सरदार इसे मारने उठने लगा तो वहाफ ने इसे ऐसी नजरों से घूरा कि वो दोबारा बैठ गया, जिस पर सब दबी दबी हंसी हंस दिए।
मीरा जयराम को धोखा दिए वापस इस बुरे शख्स के फ्लैट में आ गई थी। वो इस नामहरम के लिए तैयार होकर आई थी जिससे इसका कोई रिश्ता तक ना था। जैसे ही वो दाइम नामी शख्स अंदर दाखिल हुआ, फौरन बेबाकी से इसके साथ लिपट गई, जिससे इस अपनी बाहों में भरे देख दाइम नामी इस शख्स के चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट छा गई। आ गई अपने होने वाले शोहर को धोखा देकर। वो इसकी थोड़ी को काटते हुए बाकी से बोलो तो वो भी चालाकी से हंस दी। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि जैसे लाख कुर्बान कर सकती हूँ मैं तुम पर। इसने दाइम के लबों को छूते कहा तो इसकी ख्वाहिश समझकर मुस्कुरा दिया। तुम बहुत बेसब्री हो। मीरा इसके गले में बाहों का हार डालते बोली तो इस शख्स ने इस झटके से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जिस पर मीरा ने इसके कान की लो पर लप रखते इन्हें शरारत से काट लिया। तो क्या तुम ये सब नहीं चाहते? वो तो शर्म हया जैसे सब कुछ भुलाए बैठी थी। जिस पर इस शख्स ने मीरा को हैवानियत से देखा। फिर आज रात मुझसे रहम की तवक्को बिल्कुल मत करना, वो गलासस भरे लहजे में कहते इसी बेड पर फेंकते बोला। और वो फिर वो खेल शुरू हुआ जो हर इब्ने आदम और हवा की बेटियों को तार तार कर देता है। फिर पूरी रात दाइम अपनी हवस मीरा से मिटाता रहा और वो लड़की से मोहब्बत समझती थी, इस बात से अनजान कि ये सिर्फ शराब है। दौलत की भूख ने इसे अंधा कर दिया था, यहाँ तक कि इससे ये शख्स जो इसके जिस्म को नोच रहा था वो भी बुरा नहीं लग रहा था। सुबह उठते ही इसने दाइम जो कि सिगरेट पी रहा था इसके मुंह पर बोसा दिया। क्या हुआ? क्या कल रात तुम्हारे लुत्फ अधूरा रह गया? वो इसे छेड़ते बोला तो इसे देख मुझको खिलखिला कर हंस दी। क्यों, तुम थक गए हो क्या? ये सुनना था कि शैतान फिर इसे अपनी आगोश में लेने लगा। फिर इसे अपनी आगोश में लिए नाम की मोहब्बत दिखाने लगा। अब बस भी करो, मुझे तैयार होना। वैसे छोड़ता नाइटी बांधती वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई, तब ने डायमंड का नेकलेस गर्दन की जीनत बनाई। इस दफ़ा जब भी मैं बाहर गया तो ये तुम्हारे लिए पसंद के बहुत जजेगा तुम पर हर हालत में। वो जुमाना अंदाज में बोला तो मीरा ने पलट कर इससे जुड़ते इस पर मोहब्बत की बरसात कर दी। ये गलास में डूबे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अपनी जिनसी खुशी की खातिर वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे होते हैं। हवस चाहे दौलत की हो या जिस्म की, आपको बुराइयों के दलदल में धकेल देती हैं जिसकी सजा सिर्फ दर्दनाक अजाब है। इसलिए हमें अच्छाई का दामन थाम लेना चाहिए और रब से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मायरा, खुश हो तुम? आफाफ ने सब के जानने के बाद इससे पूछा तो वो स्टिल हुई थी। इसके सवाल पर जी आने में बहुत खुश हूँ। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, मगर इसकी मुस्कुराहट इसकी आंखों तक ना पहुंच पाई। तो फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? इसके इतने सीधे अंदाज में मुंह पर ही कह देने पर कुछ लम्हे तक मायरा कुछ कह ना पाई। आखिर आफाफ कैसे जान जाती है कि इसकी दिल की बात? दिल का रिश्ता रखती थी वो, इससे कैसे नहीं जान पाती? आपको ऐसा क्यों लगा? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही मेरी जान, और यही बात मुझे खटक रही हूँ। उसका चेहरा प्यार से छूते बोली तो मायरा की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। आने में खुश हूँ, आखिरकार मेरी मोहब्बत जो मुझे मिल गई, लेकिन अभी ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। वक्त के साथ मैं ठीक हो जाऊंगी। वो मुस्कुराकर आफाफ के गले लगते बोली तो इसने भी मोहब्बत से मायरा को अपनी बाहों में भरा था। अगर याराम कभी तुम्हें दुख पहुंचाए या दिल दुखाने वाली बात करे तो मुझे बताना मायरा। ये कभी मत समझना कि याराम मेरा बेटा है तो इसको माफ़ कर दूंगी मैं, और कभी अपने हक से पीछे मत हटना। अपनी मोहब्बत को पा लेना ही सब कुछ नहीं, इसे जीतना पड़ता है। और मैं खूब जानती हूँ कि मेरी मायरा से बेहतर तो किसी का दिल को जीत ही नहीं सकता। वो प्यार से इसकी थोड़ी छूते बोली तो मुस्कुरा कर रह गई। दिल से जरा बोझ उतरा था और एक नई राह मिली थी। अब वो याराम के दिल में अपनी जगह बनाकर रहेगी, चाहे इसके लिए इसे के दिए जितने मर्जी दुख सहने पड़े। हाँ, दुनिया के चप्पा चप्पा छाना पड़े तो वो भी कर गुजरो मुझे, पर हाल में मेरे तक पहुंचना है। मायरा ने अंदर दाखिल होते ही याराम को फ़ोन पर बातें करते सुना तो इसका दिल दुख से भर गया। क्या अब भी वो अपने दिल से मीरा को नहीं निकाल पाया था? अब तो वो इसकी ज़िंदगी में आ गई थी, तो क्या अब भी वो मीरा को चाहता था? हाँ, आखिर थी तो इसकी पहली मोहब्बत, आखिर कैसे वो इसको भुला पाता? दूसरी औरत तो वो थी जिसे इसने चाहते हुए भी सिर्फ इंतकामन अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया था। फिर भले याराम की ज़िंदगी में इसकी क्या हैसियत? इसने अंदर दाखिल होते नामहसूस अंदाज में अपनी कोने से आंसू का कतरा साफ किया। इसके अंदर दाखिल होने पर याराम इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसकी सुर्ख आंखें देख वो समझ गया था कि यकीनन वो इसकी बातें सुन चुकी थी। एकदम ही इससे दिलचस्पी ने आंख घेरा। बातें सुन रही थी मेरी? वो अपनी पॉकेट्स में हाथ डालते इसकी आंखों में झांकते बोला तो इसने फौरन से पहले अपनी निगाहें चुराई थी। जितना ऊंचा तुम बोल रहे थे कोई भी सुन सकता था, फिर मैं क्यों नहीं? इसने कंधे उचकाते कहा और इसके पास से गुजरती बेडशीट झाड़ने लगी। मान क्यों नहीं लेती? जलन होती है तुम्हें? उसे जलाते हुए बोला, जिस पर इसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया, मगर बोली, कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने अपनी बात ना सुनने देख याराम ने इसका बाजू दबोचते नज़दीक खींचा। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो ये निगाहें झुकी झुकी क्यों है जैसे चोर हो इनमें? इसने इसकी थोड़ी ऊपर करते कहा तो इसने अपनी कपकपाती पलकों की झालर उठाती इसकी आंखों में देखा, जहाँ इसकी मोहब्बत की दास्तान कोई नादान भी पढ़ सकता था।
वो तो फिर इसका शोहर होने के साथ साथ एक शातिर खिलाड़ी था जो इसे तड़पा तड़पा कर लुत्फ उठा रहा था। तब कहाँ थे ये आंसू जब मेरी मोहब्बत का दिल दुखा रही थी तुम। यारम ने इसकी पलकों से आंसू चूमते कहा तो मायरा ने छटपटाते हुए खुद को छुड़वाना चाहा, मगर मुकाबले भी चौकन्ना बैठा था। अपनी गिरफ्त जरा भी हल्की ना होने दी। अब भाग क्यों रही हो? जो खमियाजा किया है भुगतना तो पड़ेगा। वैसे मैं सोचता हूँ कि कितना तकलीफ दे होगा ना ये तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हें चाहते हुए किसी और को चाहता है। यकीनन दर्द तो होता होगा। इसकी बेबसी का मजाक उड़ाते बोला तो मायरा के लब लर्जने लगे। इसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था जितना अब कर रही थी। छोड़ो, मुझे नहीं है मोहब्बत तुमसे। अरे तुम क्या जानो मोहब्बत के माना जो दूसरों को अजियत देते हैं। कभी अपनी मोहब्बत नहीं पाया करते। इसकी बात यारम को जलाकर खाक कर गई। जी तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं आगे यारम इसके साथ करता है क्या, जीत यारम की होती है या माहिरा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।